नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और भारत के भौतिक प्रदेश 6 भौतिक प्रदेश हमने विभाजन किया था। उन 6 भौतिक प्रदेशों में मैंने हिमालय को पूरा किया है। ठीक है, पिछली क्लासों में हमने हिमालय को पूरा कर लिया और अब वहाँ आगे हम बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं। 6 भौतिक स्वरूप थे, दूसरा भौतिक स्वरूप हम पढ़ने जा रहे हैं। एक मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। देखिए, आप एक बात ध्यान रखेंगे, 6 भौतिक जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है एक बार देख लीजिए आप। देखिए, यहाँ ट्रांस हिमालय और ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। ओके, ठीक है। फिर देखिए, हिमालय के सारे ये जो प्रदेश है अरावली के पूर्वी भाग में, ये जो प्रदेश है ये उत्तर का विशाल मैदान है। ये हिमालय, ठीक है, ये उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। और इसके बाद में ये क्या है, ये भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। क्या है? प्रायद्वीप पठारी भाग है, ठीक है। ये जो भाग है इस भाग को पढ़ेंगे मरुस्थल, इस भाग को हम पढ़ेंगे मरुस्थल। और देखिए आप, ये भी तट है, ये पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट, इन दोनों को पढ़ेंगे तटीय मैदान, इन दोनों को हम पढ़ेंगे तटीय मैदान। और यहाँ लक्षद्वीप और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप, इन दोनों को पढ़ेंगे द्वीपीय समूह। अब आप देख लीजिए कितने भौतिक स्वरूप है, टोटल 6 भौतिक स्वरूप। हिमालय नंबर 1, उत्तर का विशाल मैदान, इसको 2 नंबर में पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मरुस्थल, तटीय मैदान, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग और द्वीपीय समूह, 6 भौतिक स्वरूप हैं। हिमालय को हमने पूरा पढ़ लिया है। अब बात करेंगे उत्तर के विशाल मैदान की। तो देखिए आप, उत्तर के विशाल मैदान की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखिए। पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे उत्तर का विशाल मैदान कहाँ फैला हुआ है, ठीक है। देखिए, शिवालिक हिमालय को एक बार ध्यान रखिए आप, ये शिवालिक हिमालय, ये कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। ये है शिवालिक हिमालय, ठीक। ये है अरावली, ये है अरावली। और ये है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। ओके, ये देखिए आप, ये शिवालिक हिमालय के दक्षिण भाग में और विंध्याचल के उत्तरी भाग में, यानी शिवालिक हिमालय और विंध्याचल के बीच में फैला हुआ है और अरावली के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। तो ये है उत्तर का विशाल मैदान। तो इस उत्तर के विशाल मैदान में अब एक बात ध्यान रखिए। देखिए आप, क्या ध्यान रखना है, देखिए आप, ये जो भाग है शिवालिक हिमालय के सारे अरावली के पूर्वी भाग में, और उत्तर के विशाल मैदान की अगर बात करें तो ये विंध्याचल के उत्तरी भाग में, पश्चिमी घाट में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान। ये देखिए आप, ये जो पूरा भाग है, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये है आपका उत्तर का विशाल मैदान, यानी ये पूर्वी घाट में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी आता है इसमें। ये है उत्तर का विशाल मैदान। अब इस उत्तर के विशाल मैदान में आप एक बात ध्यान रखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चनों की बात करता हूँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनमें आप ध्यान रखेंगे, एक तो इसका उपनाम ध्यान रखेंगे, क्या नाम है इसका, उपनाम क्या है। तो आप बताएंगे सही से गंगा यमुना, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहा जाता है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदी का क्या कहते हैं, इसे मैदान कहते हैं, इसे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहते हैं, ठीक है। ये किसके मध्य स्थित है, तो मध्य आप बताएंगे सर, ये हिमालय और विंध्याचल के मध्य स्थित है, हिमालय और विंध्याचल के मध्य स्थित है। ये आप ध्यान रखेंगे, हिमालय और विंध्याचल के मध्य स्थित है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं इसे, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं, व्यवस्था का क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है इसे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक क्या होती है, कृषि होती है। सर्वाधिक क्या होती है, कृषि सर्वाधिक होती है। कृषि क्या होती है, सर्वाधिक होती है। कृषि सर्वाधिक होती है। ये किसका अवशेष है, तो आप बताएंगे सर ये टेथी सागर का अवशेष है। टेथी से सागर का अवशेष है। अवशेष टेथी सागर का अवशेष है। भारत में ये निर्मित कैसे है, नदियों द्वारा निर्मित है। नदियों द्वारा निर्मित। मैं वही बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका निर्माण किससे हुआ है, नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें मिट्टी कैसी है, तो मैं यहाँ और बात कर लेता हूँ। इसमें मिट्टी कैसी है, तो आप बताएंगे सर जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, कांप मिट्टी भी कह सकते हैं, कच्छारी मिट्टी भी कह सकते हैं, कच्छारी, या हम इसे दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलवायु कैसी है यहाँ पर, तो आप बताएंगे सर जलवायु कैसी है, तो व्लादिमीर कोपेन के अनुसार यहाँ जो जलवायु है CWG उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, CWG प्रकार की जलवायु है यहाँ पर। बात समझ पा रहे हैं। नदियों के द्वारा निर्मित टेथी सागर का अवशेष है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप है। भारत का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आप बताएंगे सर भारत का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है मैदान। ठीक है, और इस मैदान में सबसे ज़्यादा कृषि होती है। ठीक है, इसी कारण इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या कहते हैं, मेरुदंड भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं इसे। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, नदियों द्वारा निर्मित है, ये ध्यान रखेंगे। कहाँ स्थित है, हिमालय और विंध्याचल के बीच में स्थित है। सर्वाधिक कृषि होती है। ठीक है, और टेथी सागर का अवशेष है, नदियों द्वारा निर्मित है। जलवायु CWG प्रकार की यहाँ जलवायु पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी कैसी है, तो आप बताएंगे सर यहाँ जलोढ़ मिट्टी है, कांप मिट्टी भी कह सकते हैं इसे, कच्छारी मिट्टी भी कह सकते हैं, और इसे दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, ये पश्चिमी तट पे नहीं है। एक बात ध्यान रखेंगे, उत्तर के विशाल मैदान का भाग पश्चिमी तट पे नहीं पाया जाता है। पश्चिमी तट पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी तट पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ये बात हम मिट्टियों में करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, इस भाग पर ये नहीं पाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस भाग पे ये नहीं पाया जाता है। तो उत्तर का विशाल मैदान पश्चिमी तट पर नहीं पाया जाता है। जबकि देखिए आप पूर्वी तट के पर उत्तर के विशाल मैदान का भाग पाया जाता है। पूर्वी तट पर कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे सर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डेल्टाओं पर इसका विस्तार पाया जाता है। क्योंकि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से ही इसका निर्माण होता है। आप बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि पूर्वी तट पे पाया जाता है, जबकि पश्चिमी तट पे इस पर नहीं पाया जाता है। क्योंकि पूर्वी तट पर जो नदियां हैं, इसमें प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ढाल किधर है, बंगाल की खाड़ी की ओर है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ढाल किधर है, बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाएंगी, ढाल के विपरीत ढाल की दिशा में जाएंगी नदियाँ, तो क्या करती है, अपनी मिट्टी का कटाव करती है। और मिट्टी का जब कटाव करती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती हैं, मिट्टी का जब कटाव करती हैं ये नदियाँ, यहाँ पर नदियाँ, तो अपने साथ क्या ले जाती हैं, मिट्टियाँ ले जाती है। और यहाँ पर मिट्टियाँ बिछा देती है, तो वो जो उपजाऊ भाग है वो एक मैदानी भाग बन जाता है। तो बात समझ पा रहे हैं। तो इधर जब बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जबकि एक बात ध्यान रखेंगे, अरब सागर की ओर गिरने वाली कोई भी नदी, अरब सागर की ओर गिरने वाली कोई भी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। वो एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, नदमुख का निर्माण करती है। नदियाँ डायरेक्ट गिरती हैं तो नदमुख का निर्माण करती है। जबकि इधर वाली क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और वो डेल्टाई क्षेत्र जो यहाँ पर भाग बन जाता है, वही क्या बन जाता है, मैदानी भाग बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान का भाग पूर्वी तट पे पाया जाता है, जबकि पश्चिमी तट पे नहीं पाया जाता है। बात समझ पा रहे हैं। तो आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और समझ गए कि सर अगर मान लो पूर्वी तट पे पाया जाता है, अगर इस पूर्वी तट पे पाया जाता है तो पूर्वी तट पे मिट्टी कैसी पाई जाएगी, तो आप बताएंगे सर भारत के पूर्वी तट पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जबकि इस भाग पर क्या पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। जबकि इस भाग पर क्या पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे, इधर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जबकि इधर कछारी दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है,
और उत्तर का विशाल मैदान इस भाग पर विस्तारित है, जबकि इस भाग पर विस्तारित नहीं है। ठीक है, ये था उत्तर का विशाल मैदान जो कहाँ स्थित है, ये देखिए आप। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे सर? ये भारत में 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना? 3200 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। कितना लंबा फैला हुआ है? 3200 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। जबकि इसकी चौड़ाई की अगर बात करें, ये चौड़ाई कहीं पर 150 है, यानी 150 से 300 मीटर चौड़ा है। 150 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है, यानी कहीं इसकी लंबाई चौड़ाई कम है, कहीं इसकी चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। बात समझ पा रहे हैं? तो 150 से 300 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, और लंबाई कितनी? 3200 किलोमीटर लंबा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? और देखिए एक बात ध्यान रखिए, अरावली के कौन से भाग में? अरावली के पूर्वी भाग में। तो ये राजस्थान है, देखिए राजस्थान है। अब अरावली के पश्चिम भाग में क्या है? अरावली के पश्चिम भाग में क्या है? मरुस्थल है। जबकि अरावली के पूर्वी भाग में क्या है? पूर्वी मैदानी भाग है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग भारत के उत्तर के विशाल मैदान का पश्चिम भाग माना जाता है। देखिए भारत का तो पश्चिमी मैदान, भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान उसका तो भाग पश्चिमी है, लेकिन राजस्थान का कौन सा है? पूर्वी है। तो राजस्थान का पूर्वी जो मैदानी भाग है वो किसका भाग है? तो आप बताएंगे सर ये राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो उत्तर के विशाल मैदान का पश्चिमी भाग माना जाता है। ठीक है, तो ये उत्तर का विशाल मैदान है, यहाँ सबसे ज़्यादा कृषि होती है। ठीक है, तो अब एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ सर्वाधिक कृषि होती है और सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ होती है इनमें, तो आप बताएंगे सर यूपी में होती है। कहाँ होती है? यूपी में होती है। ठीक है, भारत वर्तमान में लगभग, देखिए पहले 60% से ज़्यादा था, 62% पे 60, फिर 55, अब वर्तमान में कितना है? 52% लगभग है। 52% जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है। 52% जनसंख्या अभी भी क्या है? भारत में कृषि पर निर्भर है। कृषि एक मानसून का क्या है? जुआ है। कृषि मानसून का क्या है? जुआ। और भारतीय कृषि की अगर मैं बात करूँ, कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। कृषि को भी भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। और यहाँ जो नदी बहती है मुख्य रूप से कौन सी नदी का योगदान है? तो आप बताएंगे या गंगा नदी का योगदान है। हालांकि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा योगदान किसका है? तो आप बताएंगे सर गंगा नदी का योगदान ज़्यादा है। बात समझ पा रहे हैं? गंगा नदी का योगदान ज़्यादा है। इसी कारण देखिए आप, इसी कारण गंगा नदी को भी भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। गंगा नदी को भी भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए गंगा नदी को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं, उत्तर के विशाल मैदान को कहते हैं, कृषि को कहते हैं। कृषि सर्वाधिक कहाँ होती है? उत्तर के विशाल मैदान में। उत्तर के विशाल मैदान में भी कहाँ होती है? तो आप बताएंगे सर यूपी बिहार वाले क्षेत्र में होती है। यूपी बिहार इन क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है। तो बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, और यहाँ नदियाँ बहती हैं। ठीक है, बात समझ पा रही है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए, तो इतना तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। ये है उत्तर का विशाल मैदान, इसके नॉर्मल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब मैं इसका देखिए एक भौगोलिक विभाजन करता हूँ, फिर मैं प्रादेशिक विभाजन करता हूँ। तो आप देखिए उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक, इतनी बात समझ पाए आप? उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक, देखिए आप भौगोलिक विभाजन, उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक विभाजन की अगर मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर भौगोलिक विभाजन देखिए, ये देखिए शिवालिक हिमालय, ये कौन सा हिमालय? तो आप बात करेंगे सर ये शिवालिक हिमालय है। ये देखिए आप शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक, इसके भौगोलिक विभाजन की मैं बात करूँ तो 4 प्रकार के भाग आएंगे इसके। ठीक है, और 4 भाग देखिए आप भौगोलिक विभाजन में कौन कौन से भौगोलिक विभाजन की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए एक बात तो आप ध्यान ये रखेंगे कि शिवालिक हिमालय के सहारे सहारे, शिवालिक हिमालय के सहारे सहारे जो कंकड़ पत्थर नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए हैं, ये देखिए आप शिवालिक हिमालय के सहारे सहारे नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए कंकड़ पत्थर, ये क्या कहलाते हैं? भाबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाबर प्रदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाबर प्रदेश कहलाते हैं। शिवालिक हिमालय के सहारे सहारे में भौगोलिक विभाजन की बात करूं तो नंबर 1 भाबर प्रदेश है। ठीक है, तो भाबर प्रदेश में आप इतना लिख सकते हैं
कि ये नदियों द्वारा बहाकर लाए गए क्या है, कंकड़ पत्थर है। क्या है, कंकड़ पत्थर। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर ये क्या कहलाते हैं, बाबर प्रदेश कहलाते हैं। बाबर प्रदेश को शिवालिक हिमालय का क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख। शिवालिक हिमालय का क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं। एक बात ये ध्यान रखेंगे, जलोढ़ पंख कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में बाबर प्रदेश में ये ध्यान रखेंगे कि बाबर प्रदेश शिवालिक हिमालय का जलोढ़ पंख कहलाता है। ठीक है, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए क्या है, कंकड़ पत्थर है। क्या ध्यान रखना, अब कौन की बात देखिए आप, इस प्रदेश में नदियाँ क्या हो जाती है, इतनी पारगम्यता पाई जाती है कि नदियाँ विलीन हो जाती है। समझ पा रहे हो आप, जो हिमालय से जो नदियाँ आती हैं वो इतनी पारगम्यता पाई जाती है कि नदियाँ यहाँ दिखाई देती ही नहीं है। तो नदियाँ यहाँ क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। नदियाँ क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। नदियाँ यहाँ क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो उत्तर के विशाल मैदान में कौन से प्रदेश में नदियाँ विलीन हो जाती हैं, गायब नहीं होती है, विलीन हो जाती है। गायब का मतलब समाप्त होना। ठीक है, यहाँ विलीन होती है, यानी कंकड़ पत्थरों में विलीन हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। तो इतनी पारगम्यता पाई जाती है इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, भाबर प्रदेश में, कि नदियाँ विलीन हो जाती, दिखाई नहीं देती है। तो कौन सा प्रदेश है, वो भाबर प्रदेश है। इसे शिवालिक हिमालय का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। तो ये भाबर प्रदेश है। ठीक है, फिर आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ कुछ देखिए आप ध्यान से देखिए, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, इस क्षेत्र से नदियाँ अपनी वास्तविक स्थिति से वापस आएंगी। ठीक है, इस क्षेत्र से नदियाँ अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आएंगी। ये क्या है, नदियाँ हैं। जब नदियाँ अपनी वास्तविक स्थिति में आने के बाद में वापस चलना प्रारंभ कर देती हैं, ठीक है, तो अपने साथ में नवीन जलोढ़ मिट्टी लाती है। उस नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है, लेकिन खादर से पहले एक बात ध्यान रखेंगे, अगर मैं कर्म की बात करूं तो बांगर के जस्ट बाद में तराई प्रदेश आता है। ठीक है, चलो उसकी बात कर लेते हैं। तो नदियां जब अपनी वास्तविक स्थिति में आती हैं, यानी आप बात करेंगे सर नंबर 2 की, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश, इस तराई प्रदेश में क्या होता है, नदियां देखिए विलीन कहाँ हो गई थी, बाबर प्रदेश में। तराई प्रदेश में क्या नदियां वापस अपनी वास्तविक स्थिति में आती हैं। तो क्या लिखूं, नदियां अपनी वास्तविक स्थिति में आती हैं। नदियां क्या आती है, वास्तविक स्थिति में आती है। वास्तविक स्थिति में आती है, नदियां अपनी वास्तविक स्थिति में आती हैं। वो प्रदेश कौन सा है, तराई प्रदेश है। यहाँ पर जल भरा रहता है, जल भरा रहता है, इसलिए इस प्रदेश को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तराई प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश को तराई प्रदेश कहते हैं। यहाँ जल भरा रहता है, यहाँ सर्वाधिक क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान के कौन से भौतिक प्रदेश में, या उत्तर के विशाल मैदान के कौन से भौगोलिक प्रदेश में, तराई प्रदेश, कौन से भौगोलिक प्रदेश में जैव विविधता पाई जाती है, तो आप बताएंगे तराई प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और यहीं पर क्या है, मच्छर पट्टी है। क्या है, मच्छर पट्टी है। पानी भरा रहता है तो यहीं पर क्या पाई जाती है, मच्छर पट्टी पाई जाती है। ठीक है, तराई प्रदेश में मच्छर पट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और नदियाँ वास्तविक स्थिति में वापस आ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब नदियाँ वास्तविक स्थिति में आती हैं, एक बात ध्यान रखेंगे, जब नदियाँ अपनी वास्तविक स्थिति में आती हैं, अब देखिए आप, नदियाँ वास्तविक स्थिति में आती हैं तो कुछ स्थानों पर क्या करते हैं, अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार करती है। देखिए आप, जलोढ़ मिट्टी अपने साथ में लाती है और नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कर देती है। ठीक है, बिछा देती हैं। तो उस नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम कहेंगे, खादर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, खादर। इस नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। ये देखिए आप, क्रम ध्यान रखेंगे, ऊपर कौन आएगा, भाबर प्रदेश, फिर तराई प्रदेश, फिर खादर प्रदेश। ठीक है, तो खादर प्रदेश में क्या होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, नदियाँ क्या लाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी लाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे सर खादर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर प्रदेश कहते हैं, या नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, या खड्डे होते हैं। ठीक है, फिर नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा क्षेत्र का भाग करती है। डेल्टाई क्षेत्र के द्वारा ये किसी सागर या खाड़ी में गिर जाती है। तो डेल्टा किसका भाग है, तो आप बताएंगे
डेल्टा जो कि भाग है वो किसका भाग है, खादर का ही भाग है। ठीक है, नदियाँ डेल्टा बनाएंगी लास्ट में, अंत में जब गिरती है। ठीक है, तो मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली सभी नदियाँ क्या बनाती है, डेल्टा। ये डेल्टा किसका भाग है, खादर का ही भाग है। डेल्टा के उच्च भाग को हम क्या कहते हैं, उच्च भाग को चर कहते हैं। डेल्टा के उच्च भाग को हम क्या कहते हैं, चर, और निम्न भाग को कहते हैं बिल। ठीक है, जबकि आप ध्यान रखेंगे डेल्टा किसका भाग है तो आप बताएंगे सर डेल्टा खादर का भाग है। और खादर किसे कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और एक खादर है ना, ये सबसे उपजाऊ भाग है, उपजाऊ भाग है, उपजाऊ भाग यही है। ठीक है, ये बांगर क्या है, ये उपजाऊ नहीं है, ध्यान रखेंगे आप, उपजाऊ नहीं है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सा है तो आप बताएंगे खादर प्रदेश उपजाऊ भाग है। इतनी बात समझ। और इसी खादर का भाग क्या है, डेल्टा है। डेल्टा अलग से नहीं, आपका भी 1 नंबर तो हो गया भाबर, 2 नंबर तराई, 3 नंबर खादर, 4 नंबर डेल्टा। डेल्टा तो इसी का भाग है। ठीक है, तो डेल्टे के उच्च भाग को कहते हैं हम क्या, डेल्टा किसका भाग है, खादर का। डेल्टे के उच्च भाग को कहते हैं हम चर। ठीक है, और डेल्टे के निम्न भाग को हम कहते हैं बिल। तो चर और बिल भी ध्यान रखेंगे। और बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली ये नदियाँ सब क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और यहीं पर एक डेल्टा बनता है सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और यमुना नदी का डेल्टा है। ठीक है, गंगा यमुना नदी का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, वहाँ पर सौंदर्य वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसी कारण उसका नाम क्या पड़ा है, सुंदरवन डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन करता है तो आप बताएंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ठीक है, उसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा है। क्या नाम है, सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ डेल्टाई वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है, मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाई जाती है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सौंदर्य वृक्ष पाए जाते हैं, डेल्टाई प्रदेश पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। इस कारण ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया है, सुंदरवन डेल्टा दिया गया, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है जो नील नदी करती है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है नील नदी। और नील नदी कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में, जबकि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, जो विश्व के दूसरे सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, भूमध्य सागर में करती है। बात समझ पा रहे हो आप, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो डेल्टा की बात आगे तो मैं बता दूं, देखिए आप एक बात आप ध्यान रखेंगे डेल्टा की बात। देखिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम हमेशा साथ लेके चलेंगे। देखिए आप, ये भूमध्य सागर है, क्या है, भूमध्य सागर। ये क्या है, भूमध्य सागर। तो आप ध्यान रखेंगे भूमध्य सागर, ये विक्टोरिया झील है। ठीक है, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की बात करूँगी। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील है। इस विक्टोरिया झील से भूमध्य सागर में जो गिरने वाली नदी है उसका नाम क्या है, नील नदी है। भूमध्य सागर में गिरने वाली नदी का नाम क्या है, नील नदी। ये नील नदी विश्व के दूसरे सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। ठीक है, डेल्टे का निर्माण करती है। जबकि एक बात ध्यान रखेंगे, ये भारत है, इस क्षेत्र में ये भारत है। ठीक है, ये भारत है। इस क्षेत्र में गंगा और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यहाँ डेल्टा बनता है, उसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आप ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा, ये बता दिया। एक बात मैं और बता देता हूँ, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो आप बताएंगे सर विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ये मैक्सिको है, ये कैरिबियन सागर है। ठीक है, तो मैक्सिको की खाड़ी है, ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। और मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण भाग में ये सागर, उसका नाम क्या है, कैरिबियन सागर है। कैरिबियन सागर है। ठीक है, ये देखिए आप, कैरिबियन सागर में ही वेस्ट इंडीज देश है। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैक्सिको की खाड़ी में यहाँ से मिसिसिपी मिसौरी नदी गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी अमेरिका से गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी दो नदियों के संगम से मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में। ये पक्षी के पंजे के समान डेल्टे का निर्माण करती है। पक्षी के पंजे के समान
पक्षी के पंजे के समान डेल्टे का निर्माण करती है। पक्षी के पंजे के समान डेल्टे का निर्माण करने वाली विश्व में नदी कौन सी है? तो ये भी डेल्टा ही है, लेकिन ये पक्षी के पंजे के समान डेल्टे का निर्माण करती है। ये विश्व के दूसरे सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है और ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, पक्षी के पंजे के समान डेल्टा, ठीक है। ये मेक्सिको खाड़ी में गिरती है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की पहली सबसे नदी कौन सी है? नील है। विश्व की पहली सबसे नदी कौन सी है? नील है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो अमेजन है, उसकी बात भी करेंगे। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? अमेजन। और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी। तो आप कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलेंगे और ठीक है। डेल्टा भाग के उच्च भाग को हम क्या कहते हैं? चर, और निम्न भाग को क्या कहते हैं? बिल, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। तो अब देखिए आप, तो डेल्टा जो भाग है वो किसका भाग होता है? खादर का ही भाग होता है। अब मैं क्या समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिए आप, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ देखिए आप। अब आप बोलेंगे सर जिस भाग में, देखिए आप, जिस भाग में ये जो भाग है, जो राजस्थान वाला भाग है, हरियाणा का अंबाला क्षेत्र है, कुछ भाग पंजाब का क्षेत्र है, जिस भाग में सर नदियाँ भाग बहती नहीं है, या जिस भाग में नदियाँ अपने साथ मिट्टी का कटाव नहीं करती हैं, मिट्टी बहाकर नहीं ले जाती है, उस भाग को क्या कहते हैं? तो ये नंबर 4 है, उस भाग को कहते हैं बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। बांगर प्रदेश से, इस बांगर प्रदेश से, इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश कहते हैं। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, ठीक है। और डेल्टा किसका भाग है? खादर का ही भाग है, ठीक है। और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। सबसे पहले कौन सा प्रदेश आया? भाबर। तो आप ध्यान क्रम से भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कौन सा आ गया? भाबर। बाबर के बाद में क्या आता है? तराई। तराई के बाद में खादर। और जहाँ पर नदियाँ अपना नहीं ले जाती है जल, या मिट्टी का कटाव नहीं करती हैं, वो प्रदेश कौन सा है? भाबर प्रदेश है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के प्रदेश को क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश कहते हैं। अब मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। देखिए आप, इस उत्तर की जो विशाल मैदान है, आपको दिखाई दे रहा है उत्तर का विशाल मैदान है। इस उत्तर के विशाल मैदान में, इस उत्तर के विशाल मैदान में हरियाणा का अंबाला क्षेत्र, हरियाणा का अंबाला क्षेत्र एक उच्च भूमि है, उठी हुई भूमि है। हरियाणा का जो अंबाला क्षेत्र जो उच्च भूमि है, उठी हुई भूमि है, ठीक है। ये उत्तर के विशाल मैदान में क्या करता है? जल संभर का काम करता है, जल विभाजक का काम करता है, जल विभाजक का काम करता है। तो उत्तर के विशाल मैदान में जल विभाजक का काम कौन करता है? तो हरियाणा का अंबाला क्षेत्र करता है। ये एक भांगर प्रदेश का भाग ही है, उठा हुआ भाग, ठीक है। तो हरियाणा का अंबाला क्षेत्र, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 4 भाग मैंने बता दिए, भौगोलिक विभाजन 4 बता दिए, कौन कौन से? भाबर, तराई, खादर और भांगर। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, ठीक है। कौन कौन से भाग से कैसे क्वेश्चन आता है मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है। ये सिस्टम ना, तराई से आता है कि नदियाँ कहाँ निकलती हैं वापस तराई में, नदियाँ विलीन कहाँ होती है, तो आप बताएंगे भाबर में। भाबर में क्या होता है? कांकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आप देख लीजिए पिछले एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है। डेल्टा की बात आई तो मैंने डेल्टा की बात भी कर दी। यहाँ सुंदरी वृक्ष सर्वाधिक है तो इसको सुंदरवन डेल्टा या मेघरा वन भी पाए जाते हैं, ठीक है। डेल्टा की बात कर दी, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? पक्षी के पंजे के समान डेल्टा का निर्माण कौन करती है? ये बात भी मैंने की है। और मैंने ये भी बताया है कि बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली सभी नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, उत्तर के विशाल मैदान की बात कर रहे थे, उस पर भौगोलिक विभाजन मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान में अब हम बात करेंगे प्रादेशिक विभाजन। तो देखिए, प्रादेशिक विभाजन की मैं बात करूँ, प्रादेशिक विभाजन की मैं बात करूँ, उत्तर के विशाल मैदान में प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, देखिए आप, प्रादेशिक विभाजन की हम बात करेंगे तो अब प्रादेशिक विभाजन में एक बात ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? देखिए, ये तो शिवालिक हिमालय, आपको पता है बार बार में शिवालिक हिमालय आएगा। ये कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय हो गया, ठीक।
अब एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, शिवालिक हिमालय की बात हमने कर ली है, ठीक है। प्रादेशिक विभाजन की हम बात कर रहे हैं, तो प्रादेशिक विभाजन में एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप, ये गंगा नदी, ठीक है, ये है गंगा नदी का मैदान, ये गंगा नदी का मैदान, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये बांग्लादेश में भी आ रहा है, ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ठीक। और ये आ रहा है, ये देखिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये देखिए आप, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का मैदान, ये प्रादेशिक विभाजन बता रहा हूँ उसका, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, आप राजस्थान पंजाब का मैदान, राजस्थान पंजाब और हरियाणा का मैदान नंबर 1, गंगा नदी का मैदान नंबर 2, और नंबर 3 मैंने लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, देखिए आप, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे कि उत्तर के विशाल मैदान का जो पूर्वी भाग है, उत्तर के विशाल मैदान का पूर्वी भाग है, जो निर्मित ये मैदान है, पूर्वी भाग में जो निर्मित ये जो मैदान है, ये किसका मैदान है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। बात समझ पा रहे? उत्तर के विशाल मैदान में पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल है, पश्चिम भाग में जो मरुस्थल है या पश्चिम भाग में जो मैदान है, वो किसका मैदान, तो आप बताएंगे राजस्थान और पंजाब हरियाणा का मैदान है, राजस्थान पंजाब हरियाणा का मैदान है। ये जो मैदान है, इस मैदान की खासियत क्या है, देखिए आप, इस मैदान की खासियत क्या है, ये बांगर प्लस खादर द्वारा, बांगर खादर से निर्मित है, बांगर और खादर भाग से निर्मित है। इसकी विशेषता क्या है, ये किससे निर्मित है, ये खादर भाग से निर्मित है, ठीक है। इसकी बात करूं मैं तो यहाँ पर पाई जाती है तराई प्रदेश, तराई प्रदेश पाया जाता है, ठीक है। और तराई प्रदेश तो पाया जाता है, यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाई जाती है, घाटियाँ पाई जाती है, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान के पश्चिम भाग में जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, वहाँ पर घाटियाँ पाई जाती हैं और तराई मैदान पाए जाते हैं। बात समझ पा रहे, तराई मैदान पाए जाते हैं। बीच में कौन है, गंगा नदी का मैदान है, जो विशाल मैदान है, यहाँ पर खादर नदी द्वारा निर्मित है, खादर द्वारा निर्मित है, यानी यहाँ पर जमीन खादर प्रदेश है, ये नमी जलोढ़ मिट्टी है। अब बात करें सर गंगा नदी में, देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, गंगा नदी में भी ये उच्च गंगा का मैदान है और मध्य गंगा का मैदान और दक्षिण भाग में निम्न गंगा का मैदान है, ठीक है। जो दक्षिण भाग में छत्तीसगढ़ और झारखंड वाली सीमा की अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, निम्न गंगा का मैदान है। उत्तरी की बात करूँ मैं, यहाँ पर बिहार वाले साइड में ये क्या है, उत्तरी गंगा का मध्य गंगा मैदान है। और उत्तर प्रदेश वाले साइड में बात करें तो वो कौन सा है, उच्च गंगा का मैदान है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो उच्च वाला है। बिहार और इनकी बात करूँ मैं, बिहार वाले साइड में, तो अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको, बिहार वाले में मैंने ए भी लिखा है, उच्च गंगा का मैदान। इसका मुख्य विस्तार कहाँ है, यूपी में, ठीक है। मध्य गंगा का मैदान, इसका कहाँ है, बिहार, ठीक है, बिहार वाले क्षेत्र में, ठीक है। निम्न गंगा का मैदान, तो निम्न गंगा का मैदान कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर पश्चिम बंगाल में, ठीक है, झारखंड में, इन क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल झारखंड वाले क्षेत्र में ये कौन सा है, निम्न गंगा का मैदान है। मध्य गंगा का बिहार वाले क्षेत्र में, बिहार वाले भाग में इधर, ठीक है। और उच्च भाग में कौन सा है, यूपी वाले में। तो गंगा के भी 3 मैदान बताए हैं। तो मध्य में गंगा नदी का मैदान है, पूर्वी भाग पश्चिम भाग में बात करें तो खादर और भांगर द्वारा निर्मित मैदान है, जिसे राजस्थान का मैदान भी कहते हैं। और सबसे पूर्वी भाग में अगर बात करें तो आप बताएंगे सर सबसे पूर्वी भाग में जो है वो कौन सा है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, यानी तराई प्रदेश, और यहाँ सर्वाधिक घाटियाँ पाई जाती है। तो ये था भौगोलिक, ये प्रादेशिक विभाजन था। तो उत्तर के विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाजन में आप बता देंगे ये पूर्वी भाग में कौन है और पश्चिम भाग में कौन है और मध्य में कौन है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो
समझ पाए आप? तो प्रादेशिक विभाजन आप समझेंगे, ठीक है। भौगोलिक मैंने भाग बताए वो 4 बताए, कौन कौन से, बांगर, तराई, खादर और, ठीक है, भाबर प्रदेश, ये 4 बताए, ठीक है। मैदान की मैंने विशेषता बता दी है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे आगे, कुछ मैं बता देता हूँ। देखिए आप, उत्तर के विशाल मैदान की हमने बात कर ली है पूरी डिटेल से, कौन कौन से पार्ट पे इसका पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखेंगे, मैं जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इस क्लास को दोबारा देखें, ठीक है, और एक एक बात का अच्छी तरह से श्रवण करें। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इसमें इंडिया ज्योग्राफी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी बैंक में आ गई है ना। हाँ चलो, इंडियन ज्योग्राफी जिसमें आ रहा है उसमें अगर उत्तर के विशाल मैदान से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इससे पढ़ाई हुई इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट मैं और बता देता हूँ। देखिए आप एक बात ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको क्या ध्यान रखेंगे। ये आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप है, ठीक है। मैं कुछ मैदानों की, विश्व के मैदानों की बात भी यहाँ करूँगा, ठीक है, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओ, ठीक है। कौन कौन से मैदान आप ध्यान रखेंगे। देखिए आप एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए आप, पंपास, पंपास घास का मैदान कैसा है, शीतोष्ण है। कहाँ है, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में, ठीक है। कंपास घास का मैदान कहाँ है, गर्म यानी उष्णकटिबंध, कहाँ है, ब्राजील में। कहाँ स्थित है, ब्राजील में स्थित है। लानोस घास के मैदान में कहाँ है, लानोस, लानोस भी कहाँ है, ब्राजील, ब्राजील में। ये भी कैसे है, गर्म है, ये भी कैसे है, गर्म है, ठीक है। ग्रान चाको का मैदान, देखिए आप, ग्रान चाको का मैदान का पड़ता है, ग्रान चाको का मैदान ब्राजील के दक्षिण भाग में, ठीक है। ग्रान चाको का मैदान ये है, ग्रान चाको का मैदान, ठीक है। ब्राजील देश के दक्षिण भाग में, उरुग्वे और प्रागवे की अगर मैं बात करूं, उरुग्वे और प्रागवे देश और ब्राजील देश से यहाँ है ग्रान चाको का मैदान जो नदी द्वारा निर्मित है, ठीक है। पंपास घास का मैदान शीतोष्ण है, कंपास ब्राजील में है तो क्या है, गर्म है। और लानोस घास का मैदान, लानोस घास का मैदान गर्म घास का मैदान, ये भी कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे ये ब्राजील में स्थित है। ब्राजील और वेनेजुएला इन देशों में स्थित है, ये ब्राजील और वेनेजुएला वाली सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो कितने घास के मैदान लिखे मैंने, तो मैंने लिखे 4 लिखे दक्षिणी अमेरिका में, उनमें से एक ये शीतोष्ण है, बाकी ये उष्ण कटिबंध है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, ठीक है। आप इतना ध्यान रखेंगे कि सर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा के जो बीच में आ रहा है वो गर्म घास के मैदान है, और उनसे ऊपर आ रहा है वो क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान है। देखिए यहाँ स्टेपी घास का मैदान है, यहाँ पर कनाडा और मैक्सिको या यूएसए के पास में, ये कौन सा घास का मैदान है, सॉरी प्रेरी घास का मैदान है। कौन सा है, प्रेरी घास का मैदान है। ये विश्व का सबसे बड़ा ठंडा घास का मैदान प्रेरी घास का मैदान है। इसे विश्व की रोटी के नाम से भी जाना जाता है, प्रेरी घास का मैदान, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, वेल्ड घास के मैदान, वेल्ड घास के मैदान, ये ठंडे घास के मैदान है। वेल्ड घास के मैदान कैसे हैं, शीतोष्ण है। वेल्ड घास के मैदान कहाँ है, शीतोष्ण, ठीक है। कहाँ पड़ते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ते हैं। अफ्रीका एक महाद्वीप है जबकि दक्षिण अफ्रीका एक देश है, ठीक है, यहाँ पर पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के बीच में वो घास के मैदान पड़ते हैं, उसको कौन से, सवाना घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान है। ये सवाना घास के मैदान कैसे है, शीतोष्ण सॉरी उष्ण कटिबंध घास के मैदान है, गर्म घास के मैदान है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। श्रीलंका में घास का मैदान कौन सा है, पटाना घास का मैदान है, पैटाना, पटाना घास का मैदान, ये भी क्या है, गर्म घास का मैदान है। पटाना घास का मैदान कहाँ स्थित है, श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। मध्य एशिया में कहाँ है, कैस्पियन सागर के पास में मध्य एशिया में जो घास के मैदान है वो कैसे है, स्टेपी घास के मैदान है। ये कैसे हैं, शीतोष्ण है, कैसे हैं, शीतोष्ण घास के मैदान है, जो कहाँ पड़ते हैं, मध्य एशिया में पड़ते हैं,
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कौन से पड़ते हैं? डाउन घास के मैदान पड़ते हैं। कौन से पड़ते हैं? डाउन घास के मैदान पड़ते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड में कौन से पड़ते हैं? कैटरबरी घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड करना था, क्या कर दिया, ठीक। देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया में कौन से मैदान है? डाउन घास के मैदान है। ठीक है, डाउन घास के मैदान है। और न्यूजीलैंड में कौन से? कैटरबरी घास के मैदान है। कैटरबरी घास के मैदान है। ये दोनों भी क्या है? शीतोष्ण है। ये भी शीतोष्ण है और ये भी क्या है? शीतोष्ण है। ये ध्यान रखेंगे आप, दोनों ही क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान में। ठीक है, ये दोनों शीतोष्ण है, लेकिन लगभग शीतोष्ण आ रहे, उष्ण, ये क्या है? गर्म है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इन मैदानों की बात भी आप करें। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा मैदान कहाँ स्थित है। ठीक है, लोहेश के मैदान कहाँ स्थित है? चाइना में स्थित है लोहेश के मैदान। ये देखिए आप, लोहेश के मैदान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है लोहेश के मैदान। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, लोहेश के मैदान कहाँ स्थित है? चाइना में स्थित है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। कौन से गर्म है, कौन से शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, कौन से शीतोष्ण है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे गर्म कौन से? सवाना है। सबसे ठंडे कौन से? स्टेप प्रेरी है। ठीक है, दूसरे ठंडे कौन से है? देखिए, सबसे ठंडे कौन से है तो आप बताएंगे प्रेरी। दूसरे सर्वाधिक ठंडे कौन से? स्टेपी घास के मैदान में, तो मध्य एशिया में पड़ते हुए। ठीक है, इसे विश्व की रोटी कहते हैं। ठीक है, तो इतने आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ इसमें ठंडा और गर्म आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, आपको पता, कर्क रेखा ये गुजर रही है, भारत के मध्य से गुजर रही है कर्क रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा आप ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से गुजर रही है। ये देखिए आप, भूमध्य रेखा यहाँ से गुजर रही है, ये गुजर रही है। ठीक है, और इसमें आप ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया के पास में से ये मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ये यहाँ इनके बीच में घास के मैदान है, वो सब क्या है? गर्म है। और इनके नीचे और इनके ऊपर वो क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। बात समझ पा रहे हैं? तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो घास के मैदान ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अब देखिए आप, हमने क्या क्या देख लिया। ये देखिए आप, हमने देखा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान की मैंने विशेषता बता दी। ठीक है, फिर उत्तर के विशाल मैदान की विशेषता के बाद में मैंने उत्तर के विशाल मैदान का विशेषता के बाद में मैंने उसका प्रादेशिक विभाजन बताया, भौगोलिक विभाजन बताया। ठीक है, मैंने डेल्टाओं की बात की। ठीक है, फिर मैंने बात की विश्व में किसकी बात की? विश्व के मैदानों की बात की। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो ये था उत्तर का विशाल मैदान। जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप समझ पाए होंगे इस बात को। कृषि आप ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक कृषि कहाँ होती है तो आप यूपी ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर कृषि में अगर पूछे कि चावल सर्वाधिक कहाँ होते हैं तो उत्तर के विशाल में सर्वाधिक चावल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल होते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है तो पंजाब और हरियाणा में होते हैं। पंजाब में ज़्यादा होते हैं, पंजाब और हरियाणा में होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ज़्यादा कहाँ होते हैं? पश्चिम बंगाल में होते हैं। जबकि एक बात ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है तो आप बताएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु में होते हैं। ठीक है, और चावल का कटोरे की अगर बात करें, चावल का कटोरा कहाँ किसे कहते हैं तो आप छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। विश्व में चावल का कटोरा किसे कहते हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे, चाइना को कहते हैं। किसको कहते हैं? चाइना को कहते हैं। ठीक है, अगर भारत में पूछे कि चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा में कटक में स्थित है। उड़ीसा कटक में स्थित है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और हम इस बात को आगे जब कृषि की बात करेंगे तो हर चीज़ को मैं जोड़ के पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि ये बात हमने की थी और ये बात दोबारा आ गई तो ये कैसे जोड़ के बात करेंगे। एक बार हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, भौतिक स्वरूप होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।